बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है आप लोग को पता होगा। बॉन्ड मतलब होता है एक अट्रैक्शन फोर्स, एक आकर्षण बल। और चूँकि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये आयंस के बीच में प्रेजेंस होते हैं, आयनों के बीच लगता है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको आयनिक बॉन्ड। और आयंस क्या होते हैं आप लोग को पता है, केटायन एंड एनायंस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेंगे उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आगे हम इसका एग्जांपल देखेंगे। इसके लिए हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है किसी भी एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का प्रेजेंस होना, या किसी भी एटम पर जितने पॉजिटिव या जितने नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंस होते हैं उन चार्जेस को ही उस एटम का हम क्या कहते हैं, एलिमेंट का क्या कहते हैं, विद्युत संयोजकता कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। तो इस तरह से इसके लिए दो वर्ड यूज़ होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इसका बनने का क्या रीज़न है, तो इसके बनने का रीज़न ये है कि सबसे पहला स्टेबिलिटी, और कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। स्थायी होने के लिए क्या करेगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, मुक्त करेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्जेस लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्जेस लगते हैं। तो इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन देता है और कोई लेता है, और इस तरह से दे या ले करके कोई भी एटम स्टेबल फॉर्म में आता है। लेकिन लेने या देने से उस पर कौन से चार्जेस लग जाते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। यहाँ पे स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा एक, तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो दो चीज़ें हो गई, पहला स्टेबल होना चाहता है हर एटम, इसलिए आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा वो केटायन बनाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एनायन बनाएगा और उस पर नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये ऑक्टेट रूल के कारण से होता है। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि किसी भी एटम के आउटर सेल में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं अष्टक नियम। यदि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो हर एटम या तो दे करके अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, या फिर ले करके अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं सोडियम एंड क्लोरीन का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। यदि इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होगा। मतलब ये कि आउटर सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो कि बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मुश्किल क्यों है, तो दो बातें मैंने लिखी हुई हैं कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, यदि आउटर सेल में कम से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं तब क्या होगा, मिनिमम अट्रैक्शन कैपेसिटी इन न्यूक्लियस, मतलब ये कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो होगी वो कम से कम होगी। क्लियर है, आउटर सेल में कम से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा खींचने की क्षमता भी कम से कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर बना दूँ, 1s2, 2s2, 2p6। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और मैंने सेल बना दिए 3s1। अब यहाँ पे आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन है। जब आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब न्यूक्लियस का जो पावर है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन का वो कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो ये आसानी से रिलीज़ होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएंगे। तो इसलिए सोडियम पे हमेशा क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज लगते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम, मतलब ये क्या बना लिया, केटायन बना लिया। अब आते हैं हम लोग क्लोरीन पे, जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है।
ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं, 7, यानी कि इसको स्टेबल होना है, ऑक्टेट रूल के कंप्लीट होना है, तब क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, यानी कि आउटर सेल में अगर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहेंगे तब उस परमाणु के, उस एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कैपेसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे 1s2, फिर 2s2, 2p5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2, 3p5। मतलब आउटर सेल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं, यानी लगभग 8 के करीब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं। ऐसी कंडीशन में इस न्यूक्लियस का जो पावर होगा वो अधिक होगा और ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जब चारों तरफ से खींचेगा तब निश्चित रूप से क्या होगा, यहाँ पे जब चारों तरफ से खींचेगा तब अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए इस पर क्या लगते हैं, नेगेटिव लगते हैं Cl पे। मतलब क्या बना लिया, ये एनायन बना लिया। तो मेन वही है, ये दो बातें आप लोग को याद रखनी है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, मिनिमम अट्रैक्शन कैपेसिटी इन न्यूक्लियस। अब क्या होगा, क्लोरीन के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, मैक्सिमम अट्रैक्शन कैपेसिटी इन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सोडियम केटायन बनाएगा, जबकि Cl क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। ये 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम आयन प्लस Cl आयन है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है और ये लैटिस फॉर्म में पाया जाता है। लैटिस का मतलब होता है जालक। जब बहुत सारे सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर जुड़ेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं लैटिस। तो यहाँ पे Na+ और Cl- जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, संभवन ऊष्मा कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, प्रोबेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि अगर सोडियम आयन और Cl आयन अगर जुड़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग मेटल होना चाहिए जिस पर आसानी से पॉजिटिव लग सके, और दूसरा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होना चाहिए जिस पर आसानी से नेगेटिव चार्जेस लग सकें। मतलब अगर आयनिक बॉन्ड बनना है तो एक स्ट्रॉन्ग मेटल होना चाहिए और दूसरा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 1.7 से अधिक का अंतर होना चाहिए। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है विद्युत ऋणता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता में, दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 1.7 या उससे अधिक का डिफरेंस होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि एक एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए एंड सेकेंड क्या होनी चाहिए, पी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। क्योंकि एस ब्लॉक का एलिमेंट जो होगा वो मेटल होता है और आसानी से पॉजिटिव बनाता है, और पी ब्लॉक का एलिमेंट जो होगा वो नॉन मेटल होता है, आसानी से नेगेटिव चार्ज बना लेता है। मतलब इस ब्लॉक के एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब जो आयनिक बॉन्ड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, इसके गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड होगा वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसलिए क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंडली क्या होगा, ये क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। क्रिस्टल किसको बोलेंगे, तो जो भी NaCl के जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक निश्चित गैप में और एक निश्चित एंगल में व्यवस्थित रहते हैं, सिस्टमेटिक अरेंज रहते हैं। तो इसी तरह से हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। यहाँ पे
पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है या उनके बीच का जो एंगल है वो एकदम फिक्स रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्रिस्टल वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। चूँकि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए यहाँ पे इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? जिस टेम्परेचर पर आयनिक कंपाउंड आसानी से मेल्ट हो जाए, गल जाए, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होने के बाद आसानी से बॉयल होना शुरू करेगा, उबलना शुरू करेगा, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो चूँकि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी बहुत हाई होती है। सेकेंड क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पाया जाता है। चूँकि किससे बनते हैं? प्लस एंड माइनस से। तो इस तरह से प्लस और माइनस से बनने के कारण ये आसानी से क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रेजेंस होगी, यानी कि विद्युत धारा का आसानी से ये प्रवाह करेगा। तो इस तरह से आयनों से बनने के कारण ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का इसमें प्रॉपर्टीज पाया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जो आसानी से, ऐसा सॉल्वेंट जैसे कि वाटर क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है जो आसानी से डिजॉल्व कर लेता है अपने में किसी भी सॉल्यूट को। तो जो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें कि प्लस और माइनस के गुण या प्रॉपर्टीज प्रेजेंस हैं, उसी प्रकार के सॉल्वेंट को हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। और उस प्रकार के सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉलिड के रूप में वो आयनिक कंपाउंड है, और जिसमें कर रहे हैं वो भी क्या है? एक आयनिक सॉल्वेंट है। तो इस तरह से हम अगर NaCl यानी नमक को वाटर में डिज़ोल्व करें तो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन नमक को यदि हम तेल में, ऑयल में अगर डिज़ोल्व करें तो आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता है, क्योंकि ऑयल में क्या पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि वाटर में क्या पाए जाते हैं? कोवेलेंट का कुछ नेचर पाया जाता है और आयनिक भी उसमें नेचर पाए जाते हैं। इसीलिए जब NaCl जो एक आयनिक कंपाउंड है उसको डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर में आसानी से डिज़ोल्व होगा, लेकिन तेल में आसानी से डिज़ोल्व वो नहीं होता है। बॉन्ड का फ़र्क रहता है, बॉन्ड में अंतर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल आयनों का कोई एक्सिस नहीं होता, XYZ ऐसा कोई एक्सिस नहीं पाया जाता आयनों का, इसीलिए आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अगर किसी एक्सिस में ये बॉन्ड बनते XYZ अक्ष में, तब निश्चित रूप से क्या होता? ये डायरेक्शनल यानी कि दैसिक होता, लेकिन आयंस XYZ एक्सिस पे नहीं पाए जाते, इसीलिए इसको हम कहते हैं अदैशिक। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सभी को समझ में आया होगा, और जब भी आप लोग वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, नोट्स इसका बनाइए। मैंने बहुत साफ़ सुथरे राइटिंग पे लिखा हुआ है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इसका नोट्स बनाइए, कंटिन्यू इसकी स्टडी कीजिए, रीडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा। और सारे जितने मेरे टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक है, आप लोग कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे और कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हैं तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री आप लोग का बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक सारी चीज़ें बहुत बुलिश हो जाएगी। लेकिन जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू।